हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद इंस। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1, और आपको ये बताना है कि अगर ये 5 ट्रांजेक्शन्स करती है तो इसकी इस रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी या कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पर लोन लिया है 5 लाख का 5 साल के लिए, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। और लोन लोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कैश बढ़ेगा। कैश आपका करंट एसेट का हिस्सा, और करंट एसेट बढ़ेगी तो टोटल एसेट भी बढ़ेगी। लोन लिया लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म लोन्स आपके इंक्रीज होंगे और नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपको क्या चाहिए होता है, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। तो इस रेशियो के लिए आपकी टोटल एसेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन शेयर होल्डर फंड पे कोई चेंज नहीं। रेशियो आपको दी है 0.8:1। इसका मतलब जितनी आपका टोटल एसेट है उसकी 80% शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड आपका कम है और टोटल एसेट ज्यादा है। आपको फिगर एज्यूम करनी पड़ेगी, तभी आप एनालाइज इजी से कर सकते हो। तो आपका शेयर होल्डर फंड तो वैसे के वैसे ही है 8 लाख, लेकिन टोटल एसेट 10 लाख थी तो 5 लाख और ऐड हो गई तो 15 लाख हो गई। अब रेशो क्या हो जाएगी आपकी नई रेशो, 8 लाख अपॉन 15 लाख, 53%, 0.53:1। तो पहले से रेशो आपकी बढ़ी या घटी, आपकी रेशो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई तो ये डिक्लाइन हुई, तो क्यों हुई ये रीजन भी आपको बताना है। तो डिक्लाइन द प्रोप्राइटरी रेशियो बिकॉज टोटल एसेट इंक्रीज हुई है, शेयर होल्डर्स फंड नॉट चेंज्ड। इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का ये नंबर अगर बढ़ जाएगा तो आपकी रेशियो डिक्लाइन होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये ट्रांजेक्शन ये ऑर्गेनाइजेशन करती है तो इसकी इस रेशियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी पहले से भी और रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं, खराब, अच्छी नहीं है पहले से और डेट्रियोट हो गई। नेक्स्ट है, आपने मशीनरी को खरीदा, 2 लाख की मशीनरी जिसकी पेमेंट आपने चेक से की, तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने मशीनरी खरीदी तो फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वो आपका बढ़ जाएगा। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर इंक्रीज होगा तो टोटल एसेट इंक्रीज होगी। और आपने परचेज की है जिसकी पेमेंट आपने चेक से की, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और बैंक बैलेंस आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट कम होगी तो टोटल एसेट भी कम होगा। तो अल्टीमेट इंपैक्ट आपकी किस पर आ रहा है, टोटल एसेट पर। शेयर होल्डर्स फंड पर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड तो हमने जो एज्यूम किया है 8 लाख, वो वैसे के वैसे ही है। लेकिन टोटल एसेट में ही आपका 2 लाख एसेट जो परचेज की उसकी वजह से ऐड हुआ, और जो आपने पेमेंट की उसकी वजह से 2 लाख माइनस की हुई। तो आपकी टोटल एसेट वापस से 10 लाख की हो गई। तो अब रेशो पे क्या चेंज आएगा, रेशो आपकी बनेगी 8 लाख अपॉन 10 लाख, 0.8:1, जैसे पहले थी वैसे ही होगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी प्रोप्राइटरी रेशो, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट। थर्ड केस, जहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। रिडीम का मतलब आपने उनको रीपे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की जाती है, उनको रिडीम किया जाता है, मतलब उनको एक टाइम के बाद पेमेंट कर दी जाती है। तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आपने पेमेंट कर दी तो क्या होगा, आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आपके शेयर कैपिटल के हिस्सा होते हैं। और अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी तो प्रेफरेंस शेयर्स की शेयर कैपिटल आपकी घट गई, और शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी तो शेयर होल्डर फंड भी आपका घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पेमेंट की आपने, रिडीम का मतलब पेमेंट की है, तो कैश बैलेंस कम होगा, और कैश बैलेंस करंट एसेट है, करंट एसेट कम होगी तो टोटल एसेट भी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपकी 8 लाख का शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट 10 लाख थी,
तो इससे चेंज क्या आया, आपकी शेयर होल्डर फंड पे 3 लाख से कम हो गया, टोटल एसेट वो भी 3 लाख से कम हो गई। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी, 5 लाख अपॉन 7 लाख। पहले 0.8:1 थी, अब न्यू रेशो क्या हो गई, 0.71:1। तो पहले से ये रेशो क्या हुई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। इस ट्रांजेक्शन की वजह से ये रेशो डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों, बिकॉज देयर इज चेंज, देयर इज डिक्रीज इन द टोटल एसेट एंड द शेयर होल्डर्स फंड बाय द सेम अमाउंट, but the proportion of decrease in shareholder fund is more than the total assets। आप देखो 3 लाख अगर शेयर होल्डर फंड से घटते हैं तो 3 लाख नियर टू 40% आपका हो गया इस अमाउंट का, जो कि कम हो गया। और 3 लाख अगर टोटल एसेट का घटा तो वो कितना घटा, 30%। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा घटा, शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर फंड हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर का नंबर। अगर ऊपर का नंबर ज्यादा घटेगा तो आपकी रेशो डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, किसको, जिससे आपने बिल्डिंग परचेज की 7 लाख की, उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए। तो ये क्या हुई, पेमेंट अदर देन इन कैश, कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। तो यहाँ पर आपकी कहा, एक तो एसेट इंक्रीज हो जाएगी, एसेट खरीदी है तो फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका बढ़ जाएगा, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके टोटल एसेट को बढ़ा देगा। इसी तरह से आपने कैश में पेमेंट नहीं की लेकिन शेयर्स उसको अलॉट किए, तो शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जिन शेयर्स को आप पब्लिक में इशू करते तो आपको कैश मिलता ना, और उस कैश को लेकर के आप प्रॉपर्टी परचेज करते। उसी तरह से आपने यहाँ पर क्या किया, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी उसको कैश देने के बजाय उसको शेयर से अलॉट कर दिए। एक तरह से कैश की जगह आपने उससे क्या ले ली, बिल्डिंग ले ली। तो इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा। अब रेशो पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपका शेयर होल्डर फंड आपका 7 लाख से बढ़ जाएगा 15 लाख, और टोटल एसेट भी आपकी 7 लाख से बढ़ करके 17 लाख हो जाएगी। रेशो क्या हो जाएगी अब आपकी, 15 लाख अपॉन 17 लाख, 0.88:1। पहले से रेशो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज देर इज increase in the shareholders fund and total assets by the same amount, but the proportion of the shareholders fund is more than the total asset। अब 7 लाख अगर शेयर होल्डर फंड के लिए बढ़ रहा है तो उसका प्रोपोर्शन देखो कितना है, नियर टू 90% है, राइट। और टोटल एसेट के लिए 7 लाख बढ़ना नियर टू 70%। तो किसका प्रोपोर्शन, किसका हिस्सा ज्यादा बढ़ा, शेयर होल्डर्स फंड का। तो अगर वो हिस्सा बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर अगर बढ़ जाएगा, तो आपकी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके, कि आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया। डिबेंचर्स हमारी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन जिस साल ये रीपेबल होते हैं, जिस साल आपको इनको मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी होती है, ये लॉन्ग टर्म डेट से निकल के कहाँ चले जाते हैं, करंट लाइबिलिटी। उस साल ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन जाते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो अगर आपने 6 लाख की पेमेंट की डिबेंचर्स की, तो करंट लाइबिलिटी आपकी घटेगी, लॉन्ग टर्म डेट नहीं, करंट लाइबिलिटी घटेगी। और आपने अगर पेमेंट किए तो कैश घटेगा, कैश डिक्रीज होगा तो कैश आपका करंट एसेट है, और करंट एसेट घटेगी तो टोटल एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपकी शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट थे जो कि करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हुए, तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा, आपकी टोटल एसेट पे जो चेंज आया उससे आपकी टोटल एसेट 4 लाख हो गई। अब रेशो हमारी क्या हो जाएगी, रेशो हमारी जंप कर गई। रेशो पहले 0.8:1 थी, अब हमारी 2:1 हो जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड आपका वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। टोटल एसेट आपकी कम हो गई, टोटल एसेट आपकी डिक्रीज हो गई, तो आपका शेयर होल्डर फंड का रेशो प्रोपोर्शन बढ़ गया, तो ये रेशो इंप्रूव हो गया, राइट। आई होप ये पांचों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए, कैसे एनालाइज करने। पहले आपको ये देखना है किसी भी ट्रांजैक्शन का किस किस चीज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन से अकाउंट में, कौन से मेजर हेड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस इम्पैक्ट से आपकी इस रेशो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस रेशो के कौन से आइटम पर इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही आपको पिक करना है, और उससे आपको अपनी रेशो फाइंड करनी है कि इस चेंज के बाद नई रेशो क्या बनेगी। नई रेशो और फिर पुरानी रेशो को कंपेयर करो और चेक करो बढ़ रही है या घट रही है।
बस इतना ही करना है। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो कनेक्टेड रहो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।